हेलो फ्रेंड्स, बायो एस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए हम रेगुलर लेक्चर्स लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज सॉइल साइंस का एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह की मिट्टी यानी सॉइल बिल्कुल अलग अलग होती है। कहीं पर लाल मिट्टी है, कहीं काली, तो कहीं पर बिल्कुल राख जैसी सफेद। ये फर्क क्यों है? इसके पीछे एक पूरा साइंस है, एक सीक्रेट जर्नी है सॉइल की। तो हमारा सेंट्रल क्वेश्चन, हमारा मुख्य सवाल आज यही है, हाउ डज वन पैच ऑफ अर्थ बिकम एशी एंड ग्रे व्हाइल अनदर समवेयर एल्स बिकम्स हार्ड एंड रेड लाइक अ ब्रिक। इसके पीछे जो साइंटिफिक प्रोसेस है उसे हम कहते हैं पीडोजेनेसिस। और यही पीडोजेनेसिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ICAR JRF हो, SRF हो या स्टेट लेवल का एग्रीकल्चरल ऑफिसर का एग्जाम। इस प्रोसेस को समझना सॉइल साइंस की नींव रखने जैसा है। आज के इस लेक्चर को हमने आसानी से समझने के लिए 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम सॉइल की इस सीक्रेट जर्नी को समझेंगे, यानी पेडोजेनेसिस क्या है। फिर हम उस प्रोसेस को देखेंगे जिसे वॉशिंग आउट वॉशिंग इन कहते हैं, यानी ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स। उसके बाद हम समझेंगे कि क्लाइमेट यानी जलवायु इस प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करता है। चौथे भाग में हम 2 ऑपोजिट प्रोसेसेस को कंपेयर करेंगे, जिससे ऐश और ब्रिक जैसी मिट्टी बनती है। और आखिर में इन सब का एग्रीकल्चर से क्या लेना देना है, ये समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सॉइल फॉर्मेशन के इस सफर से। ये एक बहुत ही धीमी यानी स्लो पर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये कोई जादू नहीं है कि रॉक से सीधा सॉइल बन गई। इसके पीछे हजारों साल का टाइम लगता है, और इस पूरे साइंटिफिक प्रोसेस का एक स्पेसिफिक नाम है। Yes, the term is pedogenesis. Ma'am, could you please explain this term for our students? Of course, sir. Students, please note this down. Pedogenesis is a combination of 2 Greek words, pedon, which means soil or earth, and genesis, which means origin or formation. So, pedogenesis simply means the process of soil formation. इसका दूसरा नाम soil genesis या soil development भी है। इसमें सिर्फ रॉक का टूटना यानी weathering शामिल नहीं है, बल्कि soil profile का development यानी अलग-अलग layers, जिसे हम soil horizons कहते हैं, उनका बनना भी शामिल है। It is a very comprehensive process. बिल्कुल सही। सो पेडोजेनेसिस में सिर्फ रॉक का पाउडर बनना नहीं है, उस पाउडर का ट्रांसफॉर्म होकर एक मैच्योर सॉइल प्रोफाइल में डेवलप होना है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेन इंजन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट है, वो है पानी, वाटर। बारिश का पानी जब मिट्टी के ऊपर गिरता है तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है और अपने साथ बहुत कुछ ऊपर से नीचे ले जाता है। इसी मूवमेंट से सॉइल होराइजन्स डेवलप होते हैं। इसी मूवमेंट को आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये 2 टर्म्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब पानी टॉप सॉइल से नीचे की तरफ जाता है, इस प्रोसेस को हम पर्कुलेशन कहते हैं। जब ये पानी नीचे जाता है तो अपने साथ कुछ मिनरल्स और क्ले पार्टिकल्स को घोलकर या सस्पेंड करके ऊपर वाली लेयर से निकाल देता है। इस निकालने की प्रक्रिया को या वॉशिंग आउट को हम इल्यूवेशन कहते हैं। और फिर यही मिनरल्स नीचे जाकर लोअर लेयर में जमा हो जाते हैं। इस जमा होने की प्रक्रिया को यानी वॉशिंग इन को हम इल्यूविएशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। लेट मी गिव यू अ मेमोरी टिप। Illuviation starts with E, so you can remember it as E for exit or elevation, signifying removal from an upper layer. Illuviation starts with I, which you can remember as I for input or into, signifying deposition into a lower layer. This process of removal from one horizon and deposition in another is called translocation. Excellent tip, ma'am. तो इल्यूविएशन और इल्यूविएशन की वजह से ही सॉइल प्रोफाइल में डिस्टिंक्ट लेयर्स बनती हैं। जो ऊपर की लेयर होती है, जहां से चीजें निकल जाती हैं, उसे हम जोन ऑफ इल्यूविएशन या ए हॉरिजॉन कहते हैं। और जिस नीचे की लेयर में ये चीजें आकर जमा हो जाती हैं, उसे हम जोन ऑफ इल्यूविएशन या बी हॉरिजॉन कहते हैं। यही ए और बी हॉरिजॉन का डिफरेंशिएशन मैच्योर सॉइल का एक की फीचर है। लेकिन सवाल ये है कि कौन से मिनरल्स वॉश आउट होंगे, सिलिका या आयरन और एल्यूमिनियम? ये डिसाइड करता है क्लाइमेट। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर पर जो सॉइल फॉर्मेशन को डायरेक्ट करता है, और वो है क्लाइमेट यानी जलवायु। क्लाइमेट के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल। इन्हीं के आधार पर सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेसेस को हम ब्रॉडली 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। द 2 ग्रुप्स आर zonal processes and intrazonal processes.
Zonal soil forming processes are those that are primarily driven by the active soil forming factors, which are climate and organisms. ये इतने डोमिनेंट होते हैं कि पेरेंट मटेरियल का इफेक्ट कम हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं लैटराइजेशन एंड पॉडजोलाइजेशन, जो हम आज पढ़ेंगे। दूसरी तरफ इंट्राजोनल प्रोसेसेस आर ड्रिवन बाय पैसिव फैक्टर्स, जैसे पेरेंट मटेरियल या टोपोग्राफी। यहाँ पेरेंट मटेरियल का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लाइमस्टोन पेरेंट रॉक लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रेंजीना सॉइल्स। आज के लेक्चर में हमारा फोकस जोनल प्रोसेसेस पर रहेगा टू अंडरस्टैंड द पावरफुल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट। तो चलिए हमारा पहला केस स्टडी देखते हैं। इमेजिन कीजिए हम ऐसी जगह पर हैं जहां ठंड ज्यादा है और बारिश भी खूब होती है, जैसे कि हमारे हिमालयन रीजन के टेम्परेट फॉरेस्ट्स, जहां पर कॉनिफेरस ट्रीज जैसे कि देवदार और पाइन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो स्पेशल प्रोसेस होता है उसे पॉडजोलाइजेशन कहते हैं। इसके नाम में ही इसका राज छुपा है। बिल्कुल, द वर्ड पॉडजोल इज डिराइव्ड फ्रॉम टू रशियन वर्ड्स, pod meaning under and zola meaning ash, so it literally means under ash। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस से जो सॉइल बनती है उसकी ऊपरी सतह यानी ए होराइजन का रंग राख जैसा ऐश ग्रे हो जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम्स। तो ये प्रोसेस होता कैसे है? देखिए, कनिफेरस फॉरेस्ट में जब पाइन नीडल्स गिरती हैं और डिकम्पोज होती हैं तो वो एक एसिडिक लेयर बनाती हैं जिसे मोर ह्यूमस कहते हैं। जब बारिश का पानी इस एसिडिक लेयर से गुजरता है तो वो भी एसिडिक हो जाता है। ये एसिडिक वाटर सॉइल में नीचे जाते हुए आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स को, जिनको हम कलेक्टिवली सेस्क्वी ऑक्साइड्स कहते हैं, उनको अपने साथ घोलकर नीचे ले जाता है। दिस इज इल्यूविएशन ऑफ सेस्क्वी ऑक्साइड्स। इससे ऊपर के लेयर में क्या बच जाता है? प्राइमरीली सिलिका। और ये रिलेटिव रिचनेस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। सोचिए आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 2 बहुत इंटेलिजेंट हैं और 8 एवरेज हैं। अगर वो 8 एवरेज स्टूडेंट्स क्लास छोड़कर चले जाएं तो क्लास में सिर्फ 2 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बचेंगे। तो क्या क्लास इंटेलिजेंट हो गई? नहीं, बल्कि रिलेटिवली अब क्लास में सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही बचे हैं। ठीक उसी तरह टॉप सॉइल से हमने सिलिका ऐड नहीं किया, बल्कि बाकी सब कुछ यानी आयरन और एल्यूमिनियम निकाल दिया, इसलिए वो लेयर सिलिका रिच हो गई। So the final result is a bleached, ashy gray, sandy textured topsoil, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में albic horizon या A2/E horizon कहते हैं। और जो आयरन और एल्यूमिनियम नीचे गया था वो B horizon में जमा हो जाता है, जिसे एक डार्क कलर्ड हार्ड पैन, जिसे ऑथ स्टीम कहते हैं, बन सकता है। ये पॉडजोलिक सॉइल्स आमतौर पर इनफर्टाइल होती हैं बिकॉज दे आर हाईली एसिडिक एंड लो इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब चलते हैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट सिनेरियो में। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां बहुत गर्मी है और बारिश भी बहुत ज़्यादा, यानी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जैसे कि इंडिया के वेस्टर्न घाट्स, केरला, कर्नाटका के कुछ हिस्से या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यहाँ पर जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस चलता है वो पॉडजोलाइजेशन का आईने में उल्टा प्रतिबिंब है, एक मिरर इमेज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेटराइजेशन। द नेम laterization comes from the Latin word later, which means brick। इससे जो सॉइल बनती हैं वो सूखने पर एंट यानी ब्रिक जैसी हार्ड हो जाती है, इसीलिए इसका नाम लैटराइट सॉइल पड़ा। इंडिया में इन सॉइल्स का काफ़ी विस्तार है और इनकी प्रॉपर्टीज से एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ उल्टा कैसे होता है? हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की वजह से केमिकल वेदरिंग बहुत तेजी से होती है, बैक्टीरिया भी बहुत एक्टिव होते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक मैटर अक्यूमुलेट नहीं हो पाता। ऐसी कंडीशंस में जो सिलिका होता है वो बेसिस के साथ मिलकर सॉल्युबल सिलिकेट्स बनाता है और पानी के साथ लीच हो जाता है, यानी वॉश्ड आउट हो जाता है। यहाँ एलुविएशन सिलिका का हो रहा है। तो पीछे क्या बचा? वही आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स यानी सेस्क्यू ऑक्साइड्स, जो पिछले प्रोसेस में नीचे जा रहे थे यहाँ ऊपर ही अक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जब सॉइल में आयरन ऑक्साइड्स कॉन्सेंट्रेट होंगे तो उसका रंग कैसा होगा? सोचो, ऑफ कोर्स लाल या रेडिश ब्राउन। रस्ट यानी जंग का रंग भी आयरन ऑक्साइड के कारण ही होता है। सो द रिजल्ट इज अ रेडिश, पोरस एंड क्ले सॉइल विच इज रिच इन सेस्क्वी ऑक्साइड्स। ये सॉइल्स एसिडिक होती हैं और इनकी न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी या CEC बहुत कम होती है। सो वी गेट अ सॉइल दैट इज विजुअली एंड केमिकली द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ अ पॉडजोल। फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इट हेल्प्स अस रीच मोर स्टूडेंट्स लाइक यू। आइए इन दोनों प्रोसेसेस को एक बार क्विकली कंपेयर करके रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ना। मैम, आप शुरू कीजिए। ओके सर, पॉइंट नंबर 1, क्लाइमेट।
Podzolization, as we studied, occurs in cool and humid or temperate climates, जबकि laterization hot और humid यानी tropical और subtropical climates में होता है. Good. Second point, what is washed out or alluviated? Podzolization में iron और aluminium के oxides यानी sesquioxides wash out होते हैं, जबकि laterization में ठीक इसका उल्टा सिलिका wash out होता है. This brings us to the third point. What is left behind or accumulated? In podzolization, silica is left behind in the A horizon, and in laterization, it is the iron and aluminium oxides that are left behind. और इसका final result क्या होता है? Podzolization से बनती है एक acidic ashy gray infertile soil, और laterization से बनती है एक highly weathered acidic reddish brick-like soil जिसे हम laterite कहते हैं. तो देखा आपने कैसे सिर्फ क्लाइमेट के डिफरेंस से दो एकदम अलग तरह की मिट्टी बन गई. अब तक हमने जो भी आशात और ब्रिक की कहानी समझी वो सिर्फ सॉइल साइंस की किताबों तक सीमित नहीं है. इसका सीधा असर हमारी खेती पर, हमारे एग्रीकल्चर पर पड़ता है. सॉइल का टाइप ही डिसाइड करता है कि उस जगह पर कौन सी फसल अच्छी होगी. चलिए लेटराइट सॉइल्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं. जैसा हमने डिस्कस किया, इनमें आयरन और एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और ये एसिडिक होती हैं. इस वजह से ये हमारी आम फसलों जैसे गेहूं, चावल या दालों के लिए ज़्यादा उपयुक्त यानी सूटेबल नहीं होती. इन सॉइल्स में फॉस्फोरस फिक्सेशन की प्रॉब्लम भी बहुत होती है, लेकिन इनकी इन्हीं यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये कुछ खास क्रॉप्स के लिए बेस्ट मानी जाती हैं. Yes, this is a very important point for your exams, especially in agronomy and horticulture. Laterite soils are highly suitable for plantation crops. For example, the coffee plantations of Karnataka and Kerala, the tea gardens of Assam and the Nilgiris, और इसके अलावा cashew, rubber, coconut, pineapple, ये सभी फसलें laterite soils में बहुत अच्छी तरह ग्रो करती हैं. They are adapted to these acidic and high iron aluminum conditions. तो देखा आपने कैसे क्लाइमेट की एक लंबी जर्नी सॉइल के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स को ऊपर नीचे करके सॉइल का पूरा कैरेक्टर बदल देती है, और वो कैरेक्टर आगे चलकर उस पूरे रीजन की एग्रीकल्चर और इकोनॉमी को शेप करता है. पोडजॉइलाइजेशन और लेटराइजेशन तो जोनल प्रोसेसेस के सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं. इनके अलावा कैल्सिफिकेशन है जो ग्रासलैंड्स में होता है, सेलिनाइजेशन है जो एरिड रीजन्स में होता है. ये सभी वो अनोखी कहानियां हैं जो हमारे पैरों के नीचे धीरे धीरे हजारों सालों से चल रही हैं. इनको समझना ही सॉइल साइंस की खूबसूरती है. That's right, sir. We hope आज का ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा. ऐसे ही और डिटेल लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाए. रिमेंबर, रिविजन इज द की टू सक्सेस. तो इस टॉपिक को अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से जरूर रिवाइज करें. वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, बायो एस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे. अच्छा, तो आज हम सॉइल साइंस का एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करेंगे, सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल, जिसे हम हिंदी में मृतिका परिच्छेदिका कहते हैं, ये आने वाले सभी एग्जाम्स, चाहे वो ICR हो, JRF हो, स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम या IBPS AFO हो, उन सब के लिए एक बेस टॉपिक है. देखिए, सॉइल को सिर्फ मिट्टी या डर्ट समझना एक बहुत बड़ी गलती है. ये एक डायनामिक, एक लिविंग बॉडी है और इसकी अपनी एक कहानी है, एक हिस्ट्री है जो इसके लेयर्स में, इसके होराइजन्स में लिखी हुई है. बिल्कुल सर, और इस कहानी को पढ़ने के लिए हमें उसकी लैंग्वेज समझनी होगी. इसी लैंग्वेज को टेक्निकल टर्म्स में हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं. ये ज़मीन के नीचे छिपी एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना यानी हर लेयर हमें उस जगह की क्लाइमेट, वहाँ की वेजिटेशन और हज़ारों सालों में हुए बदलाव के बारे में बताता है. So let's start with the official definition. What exactly is a soil profile? देखिए, a soil profile is a vertical section of the soil from the surface through all its horizons and extending into the parent material. सिंपल भाषा में समझें तो अगर हम जमीन में एक गड्ढा खोदें, जिसे हम सॉइल पिट कहते हैं, मान लीजिए 1.5 से 2 मीटर गहरा, तो उस गड्ढे की दीवार पर जो हमें अलग अलग रंग, टेक्सचर और स्ट्रक्चर की लेयर्स दिखती हैं, उस पूरे वर्टिकल कट को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं. और इन्हीं अलग अलग लेयर्स को होराइजन्स कहा जाता है. एग्जैक्टली. और ये होराइजन्स रैंडमली नहीं बनते, इनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, एक मास्टर प्लान होता है जिसे हम मास्टर होराइजन्स कहते हैं. ये सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेसेस जैसे कि वेदरिंग, लीचिंग और ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेशन के कारण डेवलप होते हैं.
सॉइल साइंटिस्ट ने इन मास्टर होराइजन्स को लेटर्स से डेजिग्नेट किया है। ऊपर से नीचे तक जो जनरल सीक्वेंस है वो है O, A, E, B, C और R। ध्यान दीजिएगा, मैंने ई होराइजन भी बोला, जो ए होराइजन का ही एक पार्ट हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। चलिए सबसे ऊपर वाली लेयर से शुरू करते हैं, ओ होराइजन। फर्स्ट इज द ओ होराइजन। यहाँ ओ का मतलब है ऑर्गेनिक। ये सबसे ऊपर की लेयर है और ये ज्यादातर फॉरेस्ट सॉइल्स या ऐसी ग्रासलैंड्स में पाई जाती है जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है, मतलब अनडिस्टर्ब्ड एरियाज। इसमें डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे कि पत्तियां मतलब लीव्स, ट्विग्स और दूसरे प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यूज। इस होराइजन को ऑर्गेनिक होराइजन हम तभी कहते हैं जब इसमें 20% से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर हो। और हाँ, फॉरेस्ट एग्जाम्स के लिए इसके सब होराइजन्स भी इंपॉर्टेंट है, OI, OE और OA। OI में ओरिजिनल प्लांट मटेरियल पहचाना जा सकता है, OE में वो पार्शली डिकम्पोज्ड होता है और OA में वो इतना डिकम्पोज हो जाता है कि उसका ओरिजिन पहचानना मुश्किल हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट यहाँ नोट करना है, कल्टिवेटेड फील्ड्स में यानी जहाँ खेती होती है वहाँ ओ होराइजन एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि रेगुलर प्लाविंग और टिलेज ऑपरेशन से जो भी ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि क्रॉप रेजिड्यू होता है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है और एक अलग से लेयर नहीं बन पाती। तो इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द टॉप मोस्ट होराइजन ऑफ अ वर्जिन फॉरेस्ट सॉइल? द आंसर इज ओ होराइजन। और व्हाट इज द टॉप मोस्ट होराइजन ऑफ एन एरेबल और कल्टिवेटेड सॉइल? द आंसर इज ए होराइजन। ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं उन लेयर्स पर जो एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़रूरी हैं, द मिनरल होराइजन्स, जहाँ सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटी होती है। ये वो लेयर्स हैं जहाँ से प्लांट्स अपने मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं ए होराइजन से, जो ओ होराइजन के ठीक नीचे पाया जाता है। दी ए होराइजन ये टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन है, जिसे हम आमतौर पर टॉप सॉइल भी कहते हैं। ये मिनरल पार्टिकल्स और डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, का एक इंटीमेट मिक्सचर होता है। इसका रंग गहरा होता है, डार्क होता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस जमा होता है। इसी होराइजन में मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। ज़्यादातर प्लांट रूट्स, अर्थवर्म्स, बैक्टीरिया, फंजाई और सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसी लेयर में कॉन्सेंट्रेट होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ग्रैन्युलर या क्रम्बली होती है, जो पानी और हवा के मूवमेंट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो एग्रीकल्चरली देखें तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होराइजन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। होराइजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं एलुविएशन। इसकी स्पेलिंग है ELUVITION। इसका सीधा सा मतलब है वॉशिंग आउट। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है E फॉर एग्जिट। जब बारिश होती है तो पानी नीचे जाते हुए यानी परकोलेट होते हुए ए होराइजन से फाइन क्ले पार्टिकल्स, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स जैसे मिनरल्स को अपने साथ घोलकर नीचे की लेयर्स में ले जाता है। इसलिए ए होराइजन को जोन ऑफ एलुविएशन या जोन ऑफ लीचिंग भी कहते हैं। और यह एलुविएशन प्रोसेस ए होराइजन के नीचे वाले हिस्से में इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ एक अलग लाइट कलर्ड कोर्स टेक्सचर्ड लेयर बन जाती है। इसे हम ई होराइजन कहते हैं। यहाँ E stands for alluvial. So the sequence can be O, A, E, B, C. This E horizon is a layer of maximum alluviation. तो अब सवाल ये उठता है कि ए और ई होराइजन से जो मिनरल्स वॉश आउट हो गए वो जाते कहाँ हैं? वो सॉइल प्रोफाइल से बाहर नहीं जाते, बल्कि नीचे एक लेयर में जाकर जमा हो जाते हैं। दे accumulate in the next layer. This brings us to the B horizon, जिसे हम सबसॉइल भी कहते हैं। द बी होराइजन, जिसे सबसॉइल भी कहते हैं, ये जोन ऑफ अक्यूमुलेशन है। जो भी मटेरियल, खास करके सिलिकेट क्लेज, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स और ह्यूमस ए और ई होराइजन से इल्यूविएट हुआ था, वो यहाँ आकर जमा हो जाता है। ये लेयर अक्सर ए होराइजन से ज़्यादा डेंस होती है। इसकी स्ट्रक्चर ब्लॉकी, कॉलमनर या प्रिज्मेटिक हो सकती है और इसका रंग हल्का होता है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होता है। इसका रंग अक्सर लाल या पीला यानी रेडिश और येलोइश होता है आयरन ऑक्साइड्स के अक्यूमुलेशन की वजह से। क्योंकि यहाँ क्ले जमा होती है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ए होराइजन से ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ दो टर्म्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इल्यूविएशन यानी वॉशिंग आउट, ये ए और ई होराइजन्स में होता है, और दूसरा प्रोसेस है इल्यूविएशन। इसकी स्पेलिंग है ILLUVITION। इसका मतलब है वॉशिंग इन। इसे याद रखिए, I फॉर इन। ये प्रोसेस बी होराइजन में होता है। सो टू समराइज, A and E horizons are the zones of leaching or illuviation,
and B horizon is the zone of accumulation और illuviation. ये आपसी रिलेशनशिप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बी हॉरिजन के नीचे आती है सी हॉरिजन। इसे हम पेरेंट मटेरियल कहते हैं। ये वो वेदर्ड रॉक मटेरियल है जिससे ऊपर की सॉइल यानी ए और बी हॉराइजन्स हजारों सालों में बने हैं। ये अनकंसोलिडेटेड होता है यानी लूज होता है, बट इसमें सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेसेस जैसे ए और बी हॉराइजन में होते हैं वो नहीं हुए होते। इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी ना के बराबर होती है। और सबसे नीचे आखिर में है आर हॉराइजन। यहाँ आर का मतलब रेगोलिथ नहीं बल्कि रॉक है और इसे आमतौर पर बेडरॉक के नाम से जाना जाता है। ये सॉलिड अनवेदर्ड रॉक है। दिस इज द बेस अपॉन विच द एंटायर सॉइल प्रोफाइल डेवलप्स। अब हमने ये सारे होराइजन्स तो समझ लिए, लेकिन एक फार्मर के लिए, एक एग्रीकल्चरिस्ट के पर्सपेक्टिव से इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि फील्ड में हम अलग अलग होराइजन्स को न देखकर सॉइल को एक फंक्शनल यूनिट की तरह देखते हैं। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एग्रीकल्चरल व्यू पॉइंट से जरूरी हैं। The first term is solemn, S-O-L-U-M. Solemn is the combination of A and B horizons, यानी A plus B is equal to solemn. कभी-कभी इसमें E horizon भी इंक्लूड किया जाता है, so we can say A plus E plus B. इसे ट्रू सॉइल माना जाता है फ्रॉम अ सॉइल फॉर्मेशन या पीडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि यही वो लेयर्स हैं जहां सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और एग्रीकल्चर के लिए भी यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट रूट्स इसी जोन में कन्फाइंड रहती हैं और यहीं से न्यूट्रिएंट्स और पानी लेती हैं। The second term is regolith, R-E-G-O-L-I-T-H. Regolith is all the unconsolidated material above the solid bedrock. इसमें A, B और C horizons तीनों आ जाते हैं। So A plus B plus C equals regolith. तो इससे ये क्लियर है कि सोलम regolith का ही एक पार्ट है। The key difference is the C horizon. Regolith में parent material यानी C horizon भी included है, जबकि सोलम में सिर्फ actively formed A और B horizons हैं। Practical farming में हम एक और टर्म बहुत यूज करते हैं, topsoil. इससे टिलेज लेयर या प्लाउ लेयर भी कहते हैं। ये A होराइजन का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है। आमतौर पर इसकी गहराई 15 से 25 सेंटीमीटर या 6 से 9 इंचेस मानी जाती है। इसे प्लाउ लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम खेत में हल चलाते हैं या दूसरे इम्प्लीमेंट्स से काम करते हैं तो वो इसी लेयर को डिस्टर्ब करते हैं। हमारी सारी एक्टिविटीज़ जैसे सीड बेड प्रिपरेशन, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, सोइंग, सब इसी लेयर में होता है। और इस टिलेज लेयर से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जो एग्जाम्स में सीधा पूछा जाता है, द वेट ऑफ फरो स्लाइस। फरो स्लाइस क्या होता है? ये एक हेक्टेयर जमीन का 15 सेंटीमीटर डीप टॉप सॉइल का वेट है। अगर हम इस मिट्टी को लेकर अवन में 105 डिग्री सेल्सियस पर कंप्लीटली ड्राई कर दें जिससे सारा पानी निकल जाए, तो इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 2.25 मिलियन किलोग्राम्स या 2.25 इंटू 10⁶ किलोग्राम्स होता है। ये वैल्यू आपको बाय हार्ट याद रखनी है। ये फर्टिलाइजर डोज कैलकुलेशन में भी काम आती है। तो चलिए आज के इस लेक्चर के की टेकअवेज को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहला, सॉइल प्रोफाइल एक वर्टिकल सेक्शन है जिसमें अलग अलग लेयर्स हैं जिन्हें होराइजन्स कहते हैं। दूसरा, ओ होराइजन सिर्फ फॉरेस्ट सॉइल्स में होता है। तीसरा, ए होराइजन इज द जोन ऑफ एल्यूविएशन यानी वॉशिंग आउट। चौथा, बी होराइजन इज द जोन ऑफ इल्यूविएशन यानी वॉशिंग इन। पांचवां, एग्रीकल्चरली ट्रू सॉइल सोलम A+B है। छठा, रेगुलिथ में सी होराइजन भी इंक्लूडेड है A+B+C। और सातवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 हेक्टेयर फरो स्लाइस 15 सेंटीमीटर डीप का ओवन ड्राई वेट 2.25 मिलियन केजी होता है। तो आप सोचिए, हमारी पूरी फूड सिक्योरिटी, पूरी एग्रीकल्चर इस पतली सी सोलम लेयर पर टिकी है, जिसे बनने में हजारों साल लगते हैं, लेकिन सॉइल इरोजन से ये कुछ ही सालों में नष्ट हो सकती है। सॉइल कंजर्वेशन इतना ज़रूरी क्यों है, ये हमें सॉइल प्रोफाइल को समझकर और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाता है। अगले लेक्चर में हम सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर और डेंसिटी पर डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू। आशा है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सॉइल साइंस की हमारी सीरीज में आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल यानी कि एक बहुत ही बुनियादी टॉपिक को समझेंगे,
सॉइल टेक्सचर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड्स, जब हम किसी खेत की मिट्टी को देखते हैं तो सबसे पहले उसके टेक्सचर यानी उसकी बनावट पर ध्यान जाता है। क्या ये मिट्टी रेतीली यानी सैंडी है, चिकनी यानी क्लेई है, या दोमट यानी लोमी है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सॉइल की आइडेंटिटी, उसकी पहचान तय करती है। इससे सॉइल के कई दूसरे गुण जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और एरेशन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो AFO हो, ICR, JRF या स्टेट लेवल एग्जाम्स, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए आज हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम सॉइल टेक्सचर की डेफिनेशन से शुरू करेंगे, फिर उसके प्राइमरी पार्टिकल्स को समझेंगे, उसके बाद इसकी परमानेंस वाली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन देखेंगे और आखिर में आदर्श मिट्टी यानी लोमी सॉइल के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सर। चलिए सबसे पहले हम सॉइल टेक्सचर की टेक्निकल डेफिनेशन समझते हैं। As a definition, soil texture is the relative proportion of sand, silt and clay in a soil. ध्यान दीजिए, यहाँ 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। पहला, relative proportion। इसका हिंदी में मतलब हुआ सापेक्ष अनुपात, यानी हम ये नहीं देख रहे कि मिट्टी में कितने किलो सैंड है, बल्कि ये देख रहे हैं कि टोटल मिट्टी के मिनरल पार्टिकल्स में से कितने प्रतिशत यानी परसेंटेज सैंड है, कितने प्रतिशत सिल्ट है और कितने प्रतिशत क्ले है। दूसरा, ये 3 पार्टिकल्स सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये मिट्टी के प्राइमरी पार्टिकल्स या सॉइल सेपरेट्स कहलाते हैं। एग्जैक्टली। अब इन तीनों प्राइमरी पार्टिकल्स को थोड़ा डिटेल में समझें। सबसे पहला सैंड यानी रेत। सैंड पार्टिकल्स सबसे बड़े होते हैं। जब आप रेतीली मिट्टी को हाथ में लेते हैं तो आपको एक ग्रिटी फील यानी एक करकरा एहसास होता है। आप एक एक कण को महसूस कर सकते हैं। इसके पार्टिकल्स के बीच में जगह यानी पोर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए पानी इसमें से तेज़ी से निकल जाता है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों की मिट्टी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा पार्टिकल है सिल्ट यानी गाद। सिल्ट के पार्टिकल्स सैंड से छोटे लेकिन क्ले से बड़े होते हैं। जब ये गीला होता है तो ये स्मूथ और सिल्की फील देता है, और जब सूखता है तो ये फ्लोर यानी आटे जैसा पाउडरी लगता है। नदियों के किनारे जो उपजाऊ मिट्टी जमती है वो अक्सर सिल्ट रिच होती है। और तीसरा और सबसे छोटा पार्टिकल है क्ले यानी चिकनी मिट्टी। क्ले पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं। गीला होने पर यह बहुत स्टिकी यानी चिपचिपा होता है और आप इसे आसानी से अलग अलग आकार दे सकते हैं, लेकिन सूखने पर यह बहुत हार्ड यानी कठोर हो जाता है और इसमें क्रैक्स यानी दरारें पड़ जाती हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल्स जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, उनमें क्ले कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अब आते हैं सॉइल टेक्सचर के सबसे इंपॉर्टेंट गुण पर, एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सॉइल टेक्सचर इज अ परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। इसे बेसिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आप इसे बदल नहीं सकते। सोचिए, एक किसान है जिसके खेत की मिट्टी रेतीली है, मानिए उसमें 70% सैंड है। वो सालों तक उसमें ट्रैक्टर से गहरी जुताई करता है, मिट्टी को बार बार पलटता है, तो क्या उसकी मिट्टी चिकनी या दोमट बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। जुताई के बाद भी उसकी मिट्टी 70% सैंडी रहेगी। टेक्सचर एक परमानेंट पहचान है। सर ने बिल्कुल सही कहा। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। टिलेज यानी जुताई कैन चेंज सॉइल स्ट्रक्चर बट इट कैन नॉट चेंज सॉइल टेक्सचर। सॉइल स्ट्रक्चर मिट्टी के कणों की अरेंजमेंट होती है जिसे हम बदल सकते हैं, जबकि सॉइल टेक्सचर उन कणों का एक्चुअल साइज कॉम्पोजिशन है जो नहीं बदलता। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है और इस पर बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम इन पार्टिकल्स को सैंड, सिल्ट या क्ले कहते किस आधार पर हैं? इसका आधार है उनका साइज, उनका व्यास, डायमीटर। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस यानी ISSS के अनुसार इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। प्लीज इन वैल्यूज को ध्यान से सुनिए, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोर्स सैंड, मोटी रेत का डायमीटर होता है 2.0 से 0.2 मिलीमीटर। फाइन सैंड, बारीक रेत का डायमीटर होता है 0.2 से 0.02 मिलीमीटर। सिल्ट, गाद का डायमीटर होता है 0.02 से 0.002 मिलीमीटर। और क्ले, चिकनी मिट्टी का डायमीटर 0.002 मिलीमीटर से भी छोटा यानी 0.002 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। आप देख सकते हैं कि सैंड और क्ले के साइज में जमीन आसमान का फर्क है, और यही साइज डिफरेंस सॉइल की पूरे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। और एक बात और, अगर मिट्टी में कोई पार्टिकल 2 मिलीमीटर से बड़ा है तो उसे हम प्राइमरी सॉइल पार्टिकल नहीं मानते, उसे हम ग्रावल, बजरी या रॉक फ्रैगमेंट, पत्थर का टुकड़ा कहते हैं।
सॉइल टेक्सचर की जब भी बात होगी हम हमेशा 2 मिलीमीटर से छोटे पार्टिकल्स की ही बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने तीनों पार्टिकल्स को समझ लिया। अब एक किसान के नजरिए से सोचते हैं, खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? जवाब है लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी। लोमी सॉइल को खेती के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड यानी सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसा इसके परफेक्ट कंपोजिशन की वजह से है। एक आइडियल लोमी सॉइल में लगभग 40% सैंड, 40% सिल्ट और 20% क्ले होता है। ये रेशियो इसे तीनों पार्टिकल्स के बेस्ट गुण प्रदान करता है। ऐसे समझिए, सिर्फ सैंडी सॉइल में पानी और न्यूट्रिएंट्स रुकते नहीं, बह जाते हैं। सिर्फ क्ले सॉइल में पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग, और जड़ों को हवा एरिएशन नहीं मिलती। लेकिन लोमी सॉइल में क्या होता है? 40% सैंड होने के कारण उसमें अच्छा ड्रेनेज और एरेशन रहता है, जड़ों को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। 40% सिल्ट और 20% क्ले होने के कारण उसमें पानी और पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स को पकड़कर रखने की क्षमता यानी वाटर एंड न्यूट्रिशन रिटेंशन कैपेसिटी भी अच्छी होती है। इसी वजह से लोमी सॉइल में पानी का बैलेंस बना रहता है, ना ज्यादा ना कम। इसलिए ज्यादातर फसलों के लिए यह सर्वोत्तम मानी जाती है। अगर आपको हमारा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो इस लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। अब आखिरी सवाल, हम फील्ड में या लैब में सॉइल टेक्सचर का पता कैसे लगाते हैं? फील्ड में अनुभवी लोग फील्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मिट्टी को गीला करके हाथों से उसकी बनावट महसूस की जाती है। लेकिन सटीक यानी प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए लैब में मैकेनिकल एनालिसिस किया जाता है, जिसके पिपेट और हाइड्रोमीटर मेथड बहुत कॉमन है। इन मेथड्स के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने सॉइल टेक्सचर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखी। फर्स्ट, कि सॉइल टेक्सचर सैंड, सिल्ट और क्ले का रिलेटिव प्रोपोर्शन है। सेकंड, ये एक परमानेंट प्रॉपर्टी है जिसे टिलेज से बदला नहीं जा सकता। थर्ड, ISS क्लासिफिकेशन के अनुसार पार्टिकल साइजेस। और फोर्थ, कि लोमी सॉइल खेती के लिए सबसे उत्तम है क्योंकि उसमें तीनों पार्टिकल्स के गुण बैलेंस होते हैं। तो अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि अगर किसान टेक्सचर नहीं बदल सकता तो वो अपनी मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता है? इसका जवाब है सॉइल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक मैटर में। इन्हीं टॉपिक्स को हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। हमारे चैनल बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सॉइल साइंस का एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सॉइल स्ट्रक्चर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स मिलते रहें। आपने अक्सर देखा होगा अपने गांव में या फील्ड विजिट्स के दौरान कि दो खेत बिल्कुल आसपास होते हैं। उनकी मिट्टी का रंग, उसकी बनावट, सब कुछ एक जैसा दिखता है, लेकिन फिर भी एक खेत में फसल लहलहाती है और दूसरे में पौधे कमजोर रह जाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? इसका जवाब मिट्टी के अंदर छिपी एक खास चीज में है। जवाब सिर्फ इसमें नहीं है कि मिट्टी में क्या है, बल्कि इसमें है कि वो सब चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप कोई डिश बना रहे हैं। आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सारी सामग्री है, लेकिन सिर्फ सामग्री होने से अच्छी डिश नहीं बनती। उस डिश को बनाने का तरीका, उसकी रेसिपी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक इसी तरह सॉइल में भी दो चीजें होती हैं। एक है सॉइल टेक्सचर, ये है सॉइल के इंग्रेडिएंट्स, यानी उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले कितने कितने परसेंटेज में है। और दूसरी तरफ है सॉइल स्ट्रक्चर, ये है सॉइल की रेसिपी, यानी वो सैंड, सिल्ट और क्ले के कण आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, कैसे व्यवस्थित हैं। तो चलिए अब हम सॉइल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को ठीक से समझते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। Soil structure is the arrangement of primary soil particles यानी sand, silt and clay and secondary particles जैसे कि organic matter, humus, etc. ये सब आपस में जुड़कर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। इस यूनिट को हम एग्रीगेट्स या पेड्स कहते हैं। तो इन्हीं एग्रीगेट्स का जो अरेंजमेंट है, जो विन्यास है, उसे ही सॉइल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये एग्रीगेट्स किस किस तरह से जुड़ सकते हैं। इनके जुड़ने से अलग अलग शेप्स बनती हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। मुख्य रूप से हम सॉइल स्ट्रक्चर को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं और हर टाइप का पौधों की ग्रोथ पर बहुत गहरा असर पड़ता है। पहला टाइप है प्लाटी स्ट्रक्चर। जैसा नाम से ही क्लियर है, इसमें सॉइल पार्टिकल्स प्लेट की तरह हॉरिजॉन्टल लेयर्स में जमे होते हैं। इमेजिन कीजिए जैसे एक के ऊपर एक प्लेट्स रखी हुई हैं।
इसकी वजह से पानी और हवा का नीचे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्लैटी स्ट्रक्चर वाली सॉइल में ड्रेनेज अच्छा नहीं होता और वाटर लॉगिंग की समस्या आती है। दूसरा टाइप है प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। ये प्लैटी का बिल्कुल उल्टा है। इसमें सॉइल पार्टिकल्स वर्टिकली यानी खड़े खड़े कॉलम्स या पिलर्स की तरह अरेंज होते हैं। अगर इन पिलर्स का ऊपरी सिरा फ्लैट यानी चौरास है तो उसे प्रिज्मेटिक कहते हैं, और अगर ऊपरी सिरा राउंडेड यानी गोल है तो उसे कॉलमनर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर आमतौर पर एरिड और सेमी एरिड रीजन्स के सब सॉइल में पाया जाता है। तीसरा टाइप है ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर। इसमें सॉइल एग्रीगेट्स छोटे छोटे ब्लॉक्स की तरह होते हैं, जिनके सारे डायमेंशंस लगभग बराबर होते हैं। अगर इन ब्लॉक्स के किनारे शार्प हैं तो इसे एंगुलर ब्लॉक ही कहते हैं, और अगर किनारे थोड़े राउंडेड हैं तो इसे सब एंगुलर ब्लॉक ही कहते हैं। ये स्ट्रक्चर ह्यूमिड रीजन्स के सब सॉइल में कॉमन है। और आखिरी चौथा टाइप है स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर। ये गोल आकार के दानेदार एग्रीगेट्स होते हैं, और याद रखिएगा एग्रीकल्चर के लिए, खेतीबाड़ी के लिए ये सबसे अच्छा, सबसे उत्तम सॉइल स्ट्रक्चर माना जाता है। तो अब जब हमने चारों टाइप्स देख लिए तो अब ये समझते हैं कि आखिर इस स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर में ऐसी क्या खास बात है, क्यों इसे चैंपियन ऑफ द क्रॉप्स कहा जाता है। हमने चारों कंटेंडर्स देख लिए, प्लैटी, प्रिज्म लाइक, ब्लॉक लाइक और स्फेरॉइडल। लेकिन इस स्फेरॉइडल कैटेगरी के अंदर भी एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, जो फसल के लिए जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर भी दो तरह का होता है। पहला है ग्रैन्युलर, जिसमें एग्रीगेट्स गोल तो होते हैं लेकिन नॉन पोरस होते हैं, यानी उनके अंदर छिद्र या पोर स्पेस नहीं होता। दूसरा है क्रम्ब स्ट्रक्चर। इसके एग्रीगेट्स भी गोल होते हैं लेकिन ये पोरस होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एयर कैविटीज होते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक कांच की गोली और एक स्पंज का छोटा सा टुकड़ा। दोनों गोल हैं लेकिन एक ठोस है और दूसरा छिद्रयुक्त। तो अब बताइए, उस कांच की गोली और स्पंज के टुकड़े में से पौधे के लिए क्या बेहतर होगा? बिल्कुल सही, पौधों की बढ़वार के लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर है क्रम्ब स्ट्रक्चर। क्रम्ब स्ट्रक्चर चैंपियन क्यों है? इसका पूरा खेल उन पोर्स में है, उन छिद्रों में है। इन्हीं पोर्स की वजह से मिट्टी में हवा का आना जाना यानी एरेशन बहुत अच्छा होता है, जिससे जड़ों को सांस लेने में आसानी होती है। ये पोर्स पानी को भी होल्ड करके रखते हैं, जिससे मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और इन सब की वजह से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिसमें जड़ें आसानी से फैल पाती हैं। इसलिए फसल उत्पादन के लिए क्रम्ब स्ट्रक्चर को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अब आते हैं इस लेक्चर के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, एक ऐसी बात जो हर किसान और एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जो मिट्टी आपके पास है, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा उसी के साथ काम करें। देखिए, सॉइल टेक्सचर यानी मिट्टी में सैंड, सिल्ट, क्ले का परसेंटेज एक परमानेंट प्रॉपर्टी है, आप उसे बदल नहीं सकते। लेकिन सॉइल स्ट्रक्चर एक डायनामिक प्रॉपर्टी है, इसको बदला जा सकता है। सही मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से, जैसे कि आवश्यकता अनुसार टिलेज करना, ऑर्गेनिक मैटर जैसे गोबर की खाद या हरी खाद डालना, आप एक खराब प्लेटी स्ट्रक्चर वाली मिट्टी को भी एक अच्छी उपजाऊ क्रम्ब स्ट्रक्चर वाली मिट्टी में बदल सकते हैं। यानी आप मिट्टी की रेसिपी को बेहतर बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी खेत की मिट्टी को देखें तो उसे सिर्फ मिट्टी मत समझिए, उसको एक आर्किटेक्चर, एक बनावट के रूप में देखिए। एक ऐसी बनावट जिसे सुधारा जा सकता है, जिसे बेहतर बनाया जा सकता है। अब जब आप इस रेसिपी को जान गए हैं तो सोचिए आप अपने खेत की मिट्टी की बुनियाद को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह रिवाइज करिएगा और आगे के लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि एक जमीन इतनी उपजाऊ क्यों होती है और दूसरी जमीन बंजर जैसी क्यों? इसका राज, इसका सीक्रेट मिट्टी के दो बहुत ही फंडामेंटल गुणों में छुपा है, सॉइल डेंसिटी और पोरोसिटी। आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। जी बिल्कुल। तो देखिए आज हम इस टॉपिक को कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले हम सॉइल के फाउंडेशन को समझेंगे। उसके बाद हम दो तरह की डेंसिटी डिस्कस करेंगे, पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी। फिर हम देखेंगे कि इनका पोरोसिटी से क्या कनेक्शन है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा जो इन तीनों को जोड़ता है। और आखिर में एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो हमारा पहला कदम है सॉइल का फाउंडेशन। देखिए, किसी भी चीज को नापने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि हम आखिर नाप क्या रहे हैं, है ना? और सॉइल का मतलब सिर्फ मिट्टी नहीं होता, ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलिए, सबसे पहले बेसिक फिजिक्स से शुरू करते हैं। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यानी किसी दिए गए वॉल्यूम या आयतन में कितना मास या द्रव्यमान समाया हुआ है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और इसकी यूनिट हम यूज करेंगे ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये सिंपल आइडिया आप दिमाग में रखिए, क्योंकि आगे सब कुछ इसी पर बेस्ड है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा सरप्राइज। एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी असल में पूरी ठोस या सॉलिड नहीं होती। एक आइडियल सॉइल 50-50 का मिक्स है। आधे हिस्से में सॉलिड चीजें हैं, जैसे मिनरल्स और थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन बाकी का आधा हिस्सा खाली जगह है, जिसे हम कहते हैं पोर स्पेस, और इसमें हवा और पानी भरा रहता है। ये कॉन्सेप्ट कि मिट्टी आधी खाली होती है आज के टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो अब कैलकुलेशंस को आसान और कंसिस्टेंट बनाने के लिए साइंटिस्ट्स एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं। वो सॉइल सैंपल को पहले ओवन में ड्राई करते हैं। इससे सॉइल में जो भी पानी है, जो वाटर है, वो निकल जाता है। ऐसा करने से जो 50% पोर स्पेस था, उसमें अब सिर्फ हवा बचती है। और जैसा कि आप जानते हैं, हवा का मास ना के बराबर होता है। इससे हमारे कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, अब जब हमने बेसिक समझ लिया है, तो हम पहले इंपॉर्टेंट मेजरमेंट पर आते हैं, पार्टिकल डेंसिटी। इसको आप मिट्टी के सॉलिड कणों की या पार्टिकल्स की असली डेंसिटी मान सकते हैं, बिना उस खाली जगह को गिने हुए जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। पार्टिकल डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत स्पेसिफिक है। इसमें हम ओवन ड्राई सॉइल का मास लेते हैं और उसको सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिए, सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स के वॉल्यूम से। जो पोर स्पेस है, जो खाली जगह है, उसको हम इस कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते। हम अकेले मिट्टी के कणों की डेंसिटी नाप रहे हैं। और इसी वजह से, क्योंकि ये मेजरमेंट सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स को कंसिडर करता है, इसको ट्रू डेंसिटी या एब्सोल्यूट डेंसिटी भी कहते हैं। ये नाम आपको कॉन्सेप्ट याद रखने में हेल्प करेंगे कि यहाँ सिर्फ सॉइल सॉलिड्स की बात हो रही है। और ये रहा एक मैजिक नंबर जो आपको एग्जाम्स के लिए याद रखना है। ज़्यादातर मिनरल सॉइल्स के लिए एवरेज पार्टिकल डेंसिटी लगभग हमेशा कांस्टेंट रहती है, और वो वैल्यू है 2.65 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारा बेंचमार्क है। इस वैल्यू को नोट कर लीजिए। लेकिन क्या ये नंबर हमेशा सेम रहता है? ऐसा क्या है जो इन सॉलिड पार्टिकल्स की डेंसिटी को बदल सकता है? सोचने वाली बात है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, और ये आपको शायद सरप्राइज करेगी, कि पोरोसिटी का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पार्टिकल डेंसिटी के फॉर्मूला में पोर स्पेस का वॉल्यूम है ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाते हैं, तो पार्टिकल डेंसिटी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर पत्थर के कणों के मुकाबले बहुत हल्का होता है। इसकी वजह से ओवरऑल मिक्सचर की डेंसिटी थोड़ी सी नीचे आ जाती है। ओके, तो हमने मिट्टी के पार्टिकल्स की असली डेंसिटी तो नाप ली, लेकिन जब हम खेत में जाते हैं, फील्ड में, तो वहाँ मिट्टी अपनी खाली जगह के साथ मौजूद होती है। तो उस प्रैक्टिकल सिचुएशन को नापने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बल्क डेंसिटी की। ये है फील्ड की रियलिटी। बल्क डेंसिटी में फ़र्क बहुत सिंपल लेकिन बहुत बड़ा है। यहाँ फॉर्मूला में हम ओवन ड्राई सॉइल का मास तो लेते हैं, लेकिन इस बार हम उसको मिट्टी के टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। टोटल वॉल्यूम मतलब सॉलिड पार्टिकल्स का वॉल्यूम प्लस पोर स्पेस का वॉल्यूम। इससे हमें एक ज़्यादा प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड वैल्यू मिलती है। तो इससे हमारे नंबर पर क्या असर पड़ता है? एक टिपिकल सॉइल की बल्क डेंसिटी लगभग 1.33 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। आपने नोटिस किया? ये पार्टिकल डेंसिटी के 2.65 से काफ़ी कम है। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों है। इसका कारण बहुत ही सिंपल है। बल्क डेंसिटी अक्सर पार्टिकल डेंसिटी की लगभग आधी होती है। क्यों? याद कीजिए, हमने कहा था कि एक आइडियल सॉइल 50% खाली होती है। तो जब हम उस खाली जगह को भी वॉल्यूम में जोड़ लेते हैं, तो फॉर्मूला की नीचे वाली वैल्यू यानी डिनोमिनेटर लगभग डबल हो जाता है। और मैथमेटिक्स का सिंपल रूल है, जब आप किसी नंबर को डबल वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर आधा हो जाता है। सिंपल। अब क्योंकि बल्क डेंसिटी में पूरे स्पेस शामिल है, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और यही एक बहुत ही कंफ्यूजिंग लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है।
आपको लगेगा कि रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल, जिसके कण मोटे होते हैं, उसकी डेंसिटी कम होगी, है ना? पर ऐसा नहीं है। उन बड़े कणों के बीच में खाली जगह यानी टोटल पोरोसिटी कम होती है, जबकि चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल के छोटे छोटे कणों के बीच में टोटल पोर स्पेस ज्यादा होता है। इसलिए सैंडी सॉइल की बल्क डेंसिटी क्ले सॉइल से ज्यादा होती है। ये उल्टा रिलेशनशिप है, इसको याद रखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम इतनी देर से पोर स्पेस या खाली जगह की बात कर रहे हैं, इसका एक ऑफिशियल नाम है पोरोसिटी। तो चलिए अब इसको ठीक से डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि इसका डेंसिटी से क्या डायरेक्ट कनेक्शन है। पोरासिटी एक बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है। सॉइल के टोटल वॉल्यूम का कितना प्रतिशत या कितना परसेंटेज हिस्सा पोर स्पेस है, वो ही उसकी पोरासिटी है। हमारी आइडियल सॉइल में पोरासिटी कितनी हुई? बिल्कुल सही, 50%। लेकिन सारे पोर्स एक जैसे नहीं होते। बड़े पोर्स जो 0.06 mm से बड़े होते हैं, उन्हें हम मैक्रोपोर्स कहते हैं। ये सैंडी सॉइल में ज्यादा होते हैं और इनमें से पानी और हवा आराम से निकल जाते हैं। छोटे पोर्स जो 0.06 mm से छोटे होते हैं, वो माइक्रोपोर्स कहलाते हैं। ये क्ले सॉइल में ज्यादा होते हैं और ये पानी को कस के पकड़ कर रखते हैं, जिसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं। खेती में इन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। चलिए अब वक्त आ गया है सब चीज़ों को एक साथ जोड़ने का। हमने पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी और पोरोसिटी की बात की। अब हम देखेंगे एक सिंपल सा फॉर्मूला जो इन तीनों को आपस में कनेक्ट करता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास दोनों डेंसिटी वैल्यूज हैं तो आप पोरोसिटी आराम से निकाल सकते हैं। इसका लॉजिक समझिए। पहला स्टेप, बल्क डेंसिटी को पार्टिकल डेंसिटी से डिवाइड कीजिए। इससे आपको एक डेसिमल वैल्यू मिलेगी जो बताती है कि सॉइल का कितना हिस्सा सॉलिड है। अब अगर पूरी सॉइल 1 है तो उसमें से सॉलिड हिस्सा हटा देंगे तो क्या बचेगा? पोर स्पेस यानी खाली जगह। तो अगले स्टेप में हम उस रिजल्ट को 1 से माइनस करते हैं और आखिर में उस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लेते हैं। यही है पोरोसिटी का फॉर्मूला। पोरोसिटी परसेंट इज इक्वल टू 1 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी होल मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सबसे ज़रूरी पॉइंट्स आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएं। एग्जाम के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल सब कुछ एक साथ समराइज करता है। सैंडी सॉइल के लिए याद रखिए, पार्टिकल साइज बड़ा, इसलिए टोटल पोरोसिटी कम और इसलिए बल्क डेंसिटी ज्यादा। इसके आगे क्ले सॉइल, पार्टिकल साइज छोटा, इसलिए टोटल पोरोसिटी ज्यादा और इसलिए बल्क डेंसिटी कम। ये जो उल्टा या इनवर्स रिलेशनशिप है पोरोसिटी और बल्क डेंसिटी के बीच, यही इस टॉपिक का सबसे बड़ा टेकअवे है। तो चलिए आपके लिए एक आखिरी सवाल छोड़ के जाते हैं। अगर एक किसान अपने खेत में भारी ट्रैक्टर चलाता है जिससे मिट्टी दब जाती है या कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो कौन सी वैल्यू बदलेगी? पार्टिकल डेंसिटी या बल्क डेंसिटी? सोचिए, क्या ट्रैक्टर मिट्टी के एक एक कण की डेंसिटी बदल रहा है या सिर्फ उनके बीच की खाली जगह को कम कर रहा है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आशा है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। रेगुलर रिवीजन के लिए और ऐसे ही और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। आज का टॉपिक सॉइल साइंस का एक बहुत ही फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, सॉइल ऑर्डर्स। तो चलिए शुरू करते हैं एक बड़े सवाल से। आप सोचिए, अपने भारत देश में कितनी डाइवर्सिटी है। हिमालयाज की ठंडी मिट्टी से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक और गंगा के मैदानों की उपजाऊ मिट्टी से लेकर डेक्कन प्लेटो की काली मिट्टी तक। तो साइंटिस्ट इन सभी को एक ही सिस्टम में, एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क में कैसे क्लासिफाई करते हैं? इसका जवाब है सॉइल टैक्सोनॉमी। ये एक मॉडर्न, साइंटिफिक और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है। ये सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी USDA ने डेवलप किया है और पूरी दुनिया में वाइडली फॉलो किया जाता है। आपने इसका एक और नाम सुना होगा, 7th अप्रॉक्सीमेशन। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सिंपल मतलब है कि ये उस क्लासिफिकेशन मैनुअल का 7th रिवाइज्ड एडिशन या पब्लिकेशन है। तो ये हमारी ऑफिशियल रूल बुक है। चलिए देखते हैं कि आज हम इस एक्सप्लेनर में क्या क्या कवर करेंगे। हम क्लासिफिकेशन के बेसिक से शुरू करके उसके 6 लेवल समझेंगे। फिर इंडिया के इंपॉर्टेंट सॉइल ऑर्डर्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन से ऑर्डर्स इंडिया में नहीं मिलते ये देखेंगे। और एंड में एक क्विक रिवीजन।
तो सबसे पहले आइए इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के स्ट्रक्चर यानी इसके हायरार्की को समझते हैं। इस सिस्टम में टोटल 6 कैटेगरीज हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इनका सीक्वेंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर सबसे ब्रॉड कैटेगरी है ऑर्डर, फिर आते हैं सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली और सबसे आखिरी और सबसे स्पेसिफिक कैटेगरी है सीरीज। इस सीक्वेंस को आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन बनता है, विच इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। आपका जवाब होगा सीरीज। सीरीज सबसे निचली और फंडामेंटल यूनिट है। इससे नीचे क्लासिफिकेशन नहीं होता, इसे जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमने सिस्टम का स्ट्रक्चर समझ लिया। अब फोकस करते हैं अपने देश पर, इंडिया पर। देखते हैं कि यहाँ कौन से सॉइल ऑर्डर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबली इस सॉइल टैक्सोनॉमी सिस्टम में टोटल 12 सॉइल ऑर्डर्स डिफाइन किए गए हैं। ये नंबर एक डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है कई एग्जाम्स के लिए। टोटल सॉइल ऑर्डर्स कितने हैं? 12। और इन 12 में से आईसीआर के डेटा के अनुसार इंडिया में सबसे डोमिनेंट यानी सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाला ऑर्डर है इंसेप्टिसॉल्स, जो लगभग 40% एरिया पर फैला है। दूसरे नंबर पर है एंटीसॉल्स, जो करीब 28% एरिया कवर करता है। इसका मतलब इन दो ऑर्डर्स में ही इंडिया का लगभग 68% सॉइल एरिया आ जाता है। इसके बाद आते हैं एल्फिजॉल्स और वर्टिसॉल्स। तो चलिए अब इन मेजर इंडियन सॉइल ऑर्डर्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है इंसेप्टिसॉल्स, जो इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इन्हें एम्ब्रियोनिक या यंग सॉइल्स कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इनमें सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस अभी शुरू ही हुआ है। सॉइल प्रोफाइल में जो लेयर्स बनती हैं, जिनको हम होराइजन्स कहते हैं, वो इनमें बस डेवलप होना शुरू ही हुई हैं। अपने देश का जो विशाल अलूवियल सॉइल का मैदान है, वो इसमें आता है। बिल्कुल। और दूसरा ऑर्डर है एंटीसॉल्स। ये इंसेप्टिसॉल्स से भी ज्यादा यंग यानी न्यूली फॉर्म्ड सॉइल्स हैं। इनमें सॉइल होराइजन्स या तो होते ही नहीं या बिल्कुल ही अनडेवलप्ड होते हैं। अलूवियल सॉइल इसमें भी आती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप है। अगर क्वेश्चन में अलूवियल सॉइल के लिए इंसेप्टिसॉल और एंटीसॉल दोनों ऑप्शंस में हो, तो आप एंटीसॉल को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट रीसेंट अलूवियल डिपॉजिट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं एल्फिसॉल्स पर। जब भी आप फॉरेस्ट सॉइल सुने, आपके दिमाग में एल्फिसॉल आना चाहिए। ये मॉडरेटली वेदर्ड सॉइल्स हैं, जहां थोड़ी ब्लीचिंग हुई है। लीचिंग का मतलब होता है जब बारिश का पानी मिट्टी से नीचे जाता है तो वो अपने साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स, खास करके बेसिस को बहाकर नीचे ले जाता है। हमारे रेड सॉइल्स का एक बड़ा हिस्सा एल्फिसॉल्स में आता है। अगला है वर्टिसॉल्स। इस पर जरूर ध्यान दें। ये हमारी काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका हाई क्ले कंटेंट। इस क्ले की वजह से इसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी आती है, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग। जब पानी मिलता है तो ये मिट्टी फूल जाती है और सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इसे सेल्फ प्लाउइंग सॉइल भी कहते हैं। इसी हाई क्ले कंटेंट की वजह से इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, जो कॉटन जैसी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए बहुत जरूरी है। इसका नाम ही इसकी पहचान है, एरिड सॉइल्स। ये एरिड यानी शुष्क इलाकों की मिट्टी है। इन जगहों पर पानी की कमी होती है। इंडिया में ये आपको राजस्थान और गुजरात के ड्राई पार्ट्स में मिलेगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक कंपैरिजन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टिसॉल्स और मॉलिसॉल्स। इनका मेन डिफरेंस है इनका बेस स्टेटस। अब बेस स्टेटस का क्या मतलब है? सिंपल शब्दों में ये सॉइल की फर्टिलिटी का इंडिकेटर है। जिन सॉइल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे बेसिक कैटायंस ज्यादा होते हैं, उनका बेस स्टेटस हाई होता है और वो ज्यादा फर्टाइल होती हैं। तो अल्टिसॉल्स लो बेस स्टेटस वाली सॉइल्स हैं, जो अधिक लीस्ट और एसिडिक होती हैं। वहीं मॉलिसॉल्स, जो ग्रासलैंड्स के नीचे बनती हैं, उनका हाई बेस स्टेटस होता है और ये दुनिया की सबसे फर्टाइल सॉइल्स में से एक हैं। हमने जाना कि टोटल 12 सॉइल ऑर्डर्स हैं, लेकिन क्या ये सभी इंडिया में मिलते हैं? नहीं। तो अब देखते हैं वो कौन से ऑर्डर्स हैं जो इंडिया में नहीं पाए जाते। ये भी एक पेट एग्जाम क्वेश्चन है। इंडिया में 3 ऑर्डर्स नहीं मिलते, हिस्टोसॉल्स, एंडीसॉल्स और गेलीसॉल्स। क्यों नहीं मिलते? इसका रीजन समझते हैं। हिस्टोसॉल्स ऑर्गेनिक सॉइल्स हैं जिनमें 20% से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, जबकि इंडियन सॉइल्स में ऑन एन एवरेज सिर्फ 0.5% से 1% ऑर्गेनिक मैटर होता है। दूसरा एंडीसॉल्स, जो वॉल्केनिक ऐश से बनती हैं। हमारे यहाँ उस स्पेसिफिक टाइप का वॉल्केनिक ऐश डिपॉजिट नहीं है। और तीसरा गेलीसॉल्स, ये गेल यानी फ्रीज से बना है। ये परमानेंटली फ्रोजन सॉइल्स हैं जो परमाफ्रॉस्ट वाले इलाकों में मिलती हैं। ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया में नहीं है। चलिए
अब जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसोलिडेट करते हैं आपके फाइनल एग्जाम रिवीजन के लिए। ये टेबल आपके लिए एक क्विक रेफरेंस है। आपको हर ऑर्डर की एक की प्रॉपर्टी याद रखनी है। इंसेप्टिसॉल्स यंग सॉइल, वर्टिसॉल्स स्वेलिंग श्रिंकिंग ब्लैक सॉइल, अल्टिसॉल्स लो बेस स्टेटस, मोलसॉल्स हाई बेस स्टेटस। और जो 3 इंडिया में नहीं हैं उन्हें याद रखने के लिए आप एक सिंपल एक्रोनिम यूज कर सकते हैं, HAG, यानी हिस्टोसॉल्स, एंडिसॉल्स और जेलिसॉल्स। HAG, इससे आपको ये तीनों हमेशा याद रहेंगे। तो अंत में इस सारी थ्योरी को प्रैक्टिस से जोड़ते हैं। अब जब आप इन सॉइल ऑर्डर्स को पहचान सकते हैं तो सोचिए ये नॉलेज हमें फील्ड में, खेती में कैसे मदद करती है। सही मिट्टी के लिए सही फसल चुनने में, इरिगेशन मैनेज करने में, फर्टिलाइजर डिसाइड करने में इस क्लासिफिकेशन का कितना बड़ा रोल है, ये समझना ही हमारे देश की फूड सिक्योरिटी का आधार है। हमें उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनर आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इंडिया के एग्रीकल्चर का जो सबसे मेन फाउंडेशन है उसके बारे में बात करेंगे, यानी यहाँ की मिट्टी, हमारी सॉइल्स। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक कितना जरूरी है आप जानते ही हैं। हम बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से समझेंगे कि इंडिया की सॉइल्स को क्लासिफाई कैसे किया गया है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ मिलती हैं और उनमें कौन सी फसल अच्छी होती है। ये देश की फूड सिक्योरिटी का बेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पहला सवाल ये उठता है कि इंडिया में इतनी तरह की मिट्टी हैं, इनको ऑर्गेनाइज, इनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है। सो इसके लिए जो ऑफिशियल बॉडी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR, उसने इंडिया की सॉइल्स को 8 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। यही 8 ग्रुप्स पूरे एग्रीकल्चरल लैंडस्केप को समझने का फ्रेमवर्क है। बिल्कुल, और ये क्लासिफिकेशन ऐसे रैंडमली नहीं बना है, इसके पीछे एक पूरी साइंटिफिक एक्सरसाइज थी। ICAR ने 1953 में एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम और साल 1953 दोनों इंपॉर्टेंट है। इसी कमेटी ने पूरे देश में सर्वे करके ये फाउंडेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जो आज भी हमारे सॉइल रिसोर्स मैनेजमेंट का बेस है। चलिए तो 8 में से सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल की बात करते हैं। ये है एलुवियल सॉइल, हिंदी में इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। सच कहूं तो ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, जो ग्रेट प्लेन्स हैं, उनकी लाइफलाइन है। देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा और हमारी फूड प्रोडक्शन का एक मेजर चंक इसी मिट्टी पर निर्भर है। सर, इसकी इंपॉर्टेंस इसके एरिया से ही साफ हो जाती है। अलुवियल सॉइल इंडिया के टोटल लैंड एरिया का 40% से भी ज्यादा हिस्सा कवर करती है। सोच के देखिए, एक अकेली सॉइल टाइप देश की लगभग आधी खेती की जमीन पर फैली हुई है। इतना डोमिनेंस किसी और सॉइल का नहीं है। हाँ, और एरिया के साथ साथ इसकी क्वालिटी भी नंबर 1 है। इसको देश की सबसे उपजाऊ, सबसे फर्टाइल मिट्टी माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जियोलॉजिकली बहुत यंग सॉइल है, मतलब नई बनी हुई मिट्टी है। नदियां इसको हर साल लाकर जमा करती हैं, इसलिए इसमें पोटैश और लाइम जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। और अगर स्टेट की बात करें तो इस सॉइल का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, जो इसे देश का एक मेजर एग्रीकल्चरल हब बनाता है। अब देखिए, अलुवियल सॉइल भी एक जैसी नहीं होती। इसके 2 मेन टाइप्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, खादर और बांगर। स्टूडेंट्स, इसका डिफरेंस नोट कर लीजिए। खादर ये न्यू अलुवियल सॉइल है, नदी के पास मिलती है, इसलिए हर साल फ्लड से नई हो जाती है। इसमें सैंड यानी रेत थोड़ी ज्यादा होती है और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। दूसरी तरफ है बांगर, ये ओल्ड अलुवियल सॉइल है, नदी से दूर मिलती है। इसमें क्ले यानी चिकनी मिट्टी ज्यादा होती है और ये खादर के मुकाबले कम फर्टाइल होती है। ओके, अब ग्रेट प्लेन से चलते हैं डेक्कन प्लेटो की तरफ, जहां हमारी दूसरी मेजर सॉइल मिलती है, ब्लैक सॉइल, जिसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं। इसका गहरा काला रंग तो इसकी पहचान है ही, पर यह सबसे ज्यादा जानी जाती है कपास यानी कॉटन की खेती के लिए, इसलिए इसे द कॉटन किंग भी बोलते हैं। लेकिन इसका एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है सेल्फ प्लाविंग सॉइल, मतलब स्वतः जुताई वाली मिट्टी। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये इसकी एक ऐसी यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे ये मिट्टी खुद ब खुद अपनी जुताई कर लेती है। बहुत कमाल की बात है ये। तो ये होता कैसे है? ये एक नेचुरल स्वेल श्रिंक साइकिल से होता है। जब बारिश होती है तो इस मिट्टी के क्ले पार्टिकल्स पानी को सोख कर फूल जाते हैं, यानी स्वेल हो जाते हैं। फिर जब गर्मी में मिट्टी सूखती है तो ये अचानक से सिकुड़ जाती है, यानी श्रिंक हो जाती है। इस सिकुड़ने से मिट्टी में गहरी चौड़ी दरारें, क्रैक्स पड़ जाती हैं। इन्हीं क्रैक्स से मिट्टी में हवा जाती है और ऊपर नीचे की लेयर्स मिक्स हो जाती हैं। बस
हो गई ना नेचुरल जुताई। सर, इस वेल श्रिंक प्रॉपर्टी के पीछे जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो एक स्पेसिफिक क्ले मिनरल है जिसका नाम है मोंटमोरिलियोनाइट। एग्जाम के लिए यह टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके स्ट्रक्चर को एक छोटे से एकॉर्डियन की तरह समझ सकते हैं। जब पानी मिलता है तो फैल जाता है और जब सूखता है तो सिकुड़ जाता है। यही मिनरल ब्लैक सॉइल को उसकी फेमस सेल्फ प्लाउइंग कैरेक्टरिस्टिक देता है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट कर लेते हैं। ब्लैक सॉइल को लोकली रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये नाम भी एग्जाम में आता है। इसका सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको महाराष्ट्र में मिलेगा और कॉटन के अलावा ये सोयाबीन और गन्ने यानी शुगर केन जैसी फसलों के लिए भी एक्सीलेंट है। तो अब तक हमने 2 सबसे डोमिनेंट सॉइल टाइप्स कवर कर ली हैं। अब बाकी मेजर ग्रुप्स का एक क्विक सर्वे करते हैं, एक रैपिड फायर राउंड जैसा। हम हर मिट्टी की सबसे ज़रूरी, सबसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस करेंगे ताकि आपको एग्जाम के लिए याद रखने में आसानी हो। और हाँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तीसरी है रेड सॉइल या लाल मिट्टी। इसका लाल रंग इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड या आम भाषा में कहें तो जंग, रस्ट की वजह से होता है, बेसिकली हेमेटाइट मिनरल। और इसमें जो डोमिनेंट क्ले मिनरल है वो है कायोलाइट। इसकी वजह से इस मिट्टी की एक खास प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं फॉस्फोरस फिक्सेशन। इसका मतलब ये है कि ये मिट्टी फॉस्फोरस, जो पौधों के लिए एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट है, उसको अपने साथ केमिकली लॉक कर लेती है, जिससे वो पौधों को आसानी से नहीं मिल पाता। रेड सॉइल में खेती करने वाले किसानों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट हमारे पास है लैटेराइट सॉइल। ये मिट्टी उन इलाकों में बनती है जहां बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा गर्मी दोनों होती हैं। लगातार तेज़ बारिश से इस मिट्टी की लीचिंग हो जाती है। लीचिंग का मतलब है कि पानी ऊपर की सॉइल से ज़रूरी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को धोकर नीचे ले जाता है। इससे ऊपर की लेयर कम उपजाऊ रह जाती है। इसी वजह से ये मिट्टी अनाज यानी फूड ग्रेन्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन इसकी यूनिक कॉम्पोजिशन प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए परफेक्ट है, जैसे कि चाय, टी, कॉफ़ी और रबर, जो ऐसी एसिडिक और वेल ड्रेन्ड सॉइल में ही अच्छी तरह उगते हैं। अब बात करते हैं डेजर्ट सॉइल की, यानी मरुस्थलीय मिट्टी। जैसा नाम से साफ है, ये वेस्टर्न राजस्थान जैसे सूखे यानी एरिड इलाकों में मिलती है। इसकी पहचान है इसका सैंडी टेक्सचर और हाई सॉल्ट कंटेंट। इसका मतलब ये पानी को बिल्कुल रोककर नहीं रख पाती। हाँ, इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत खराब होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार है। ये मिट्टी ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स यानी कम पानी में उगने वाली फसलों जैसे कि बाजरा, मिलेट्स और जौ, बार्ली के लिए बिल्कुल आदर्श है। चलिए, हमने काफी ग्राउंड कवर कर लिया है। अब इन सभी बातों को एक साथ लाने के लिए मैंने एक समरी स्नैपशॉट तैयार किया है। ये आपका की टेक अवे है, जिससे आप एग्जाम से पहले सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक झटके में रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ आप सीधा कनेक्शन देख सकते हैं। एलुवियल सॉइल की जबरदस्त फर्टिलिटी गेहूं यानी वीट के लिए, ब्लैक सॉइल की सेल्फ प्लाउइंग नेचर कपास यानी कॉटन के लिए, रेड सॉइल में चैलेंजेस के बावजूद मूंगफली यानी ग्राउंडनट्स उगाई जाती हैं, और लैटेराइट सॉइल की लीच्ड कंपोजिशन चाय और कॉफी के लिए। हर मिट्टी ने अपना एक अलग एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम बना रखा है। और यहीं से हमारा आखिरी सवाल निकलता है। हमने देखा कि इंडिया की मिट्टी कितनी डाइवर्स और यूनिक है। इसको समझना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। असली चैलेंज तो ये है कि हम इस साइंटिफिक नॉलेज को आगे कैसे इस्तेमाल करें, अपनी मिट्टी को सस्टेनेबली मैनेज कैसे करें, ताकि बढ़ती हुई आबादी के लिए हम एक प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल फ्यूचर सिक्योर कर सकें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आशा है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। रिवीजन जरूर कीजिएगा और आगे के ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।